हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएनएचडी के बारे में, जिसको हम ऑडिटेड न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एएनएचडी क्या होता है, उसके कुछ कोर सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके बाद में हम उसको किस प्रकार से ऑडियोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हम उसको ये पहचान सकते हैं कि इस पर्सन को या इस बच्चे को एएनएचडी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके कि एएनएचडी क्या होता है। एनएचबी क्या होता है, एक यूनिक टाइप का हेयरिंग डिसऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा इनर ईयर तक का जो हेयरिंग है वो नॉर्मल रहती है, पर जब बात आती है कि जो हमारा इनर ईयर तक का साउंड गया है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है हमारी ऑडिटरी नर्व का। तो ये जो ऑडिटरी नर्व रहती है ये प्रॉपर सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं कर पाती है हमारे ब्रेन तक। उस वजह से पर्सन को क्या रहता है, सुनने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है। इसी को हम बोलते हैं ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दे रखे हैं, और सिम्टम्स में हम बात करेंगे कि इनको डिफ़िकल्टी होती है स्पीच अंडरस्टैंडिंग में, वो भी स्पेसिफिकली कब, जब नॉइज़ प्रेजेंट हो। और ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स दे रखे वो सिर्फ एएनएचडी में होते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होंगे जो अदर पैथोलॉजी या अदर डिसऑर्डर से ओवरलैप हो सकते हैं। पर जो हमारा ऑडियोलॉजिकल फाइंडिंग आता है उसके बेस पे हम क्लियर बता पाएंगे कि ये एएनएचडी है या अदर कोई डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो उस सिम्टम्स में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है उसको स्पीच अंडरस्टैंडिंग में, वो भी नॉइज़ी एरिया में या नॉइज़ी इन्वायरमेंट में। और जो साउंड के लिए रिस्पॉन्स रहेगा वो इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब कभी तो लगेगा कि उसने सुन लिया, कभी लगेगा कि उसने नहीं सुना, इस टाइप का हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या रहता है कि जो बच्चा रहता है उसमें लैंग्वेज या बोलने की जो क्षमता है, विकास है उसका, वो अच्छे से नहीं हो पाता, उसका डेवलपमेंट जो रहता है वो डिले रहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ जैसे कि नॉर्मल अचानक आवाज़ आए तो हम चमक जाते हैं, या हम अचानक से उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। स्टार्टल रिफ्लेक्स जो रहता है कि सडन आवाज़ आता है, लाउड आवाज़ आता है तो हम उसके चमकते हैं। पर इन केसों में जिनको एनएचडी होता है उनमें हमको ये अनयूजुअल देखने को मिलता है या देखने को ही नहीं मिलता, कि मतलब लाउड साउंड आया तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ऐसा कुछ साउंड आया। जैसे हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल क्या रहता है कि अगर अचानक से कोई सा तेज़ आवाज़ आए तो हम चौंक जाते हैं। फिर उसमें क्या रहता है कि उनको सुनाई तो देता है, आई कैन हियर बट आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब उनको सुनाई तो देता है पर उनको समझ में नहीं आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसके बाद में हमने जैसे इसके सिम्टम्स देख लिए, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इसके ऑडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो जब हम इसका पीटीए करेंगे, प्योटोन ऑडियोमेट्री करेंगे, तो उसमें हमको अलग अलग तरह का टाइप का हेयरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। मतलब कि नॉर्मल भी हो सकता है, वो माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, टाइप नहीं मतलब हमें बोलेंगे, अलग अलग डिग्री का हमको हेयरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। तो वो नॉर्मल से लेकर प्रोफाउंड तक हो सकता है। पर हमको पीटीए के साथ में जब हम इसका एसआरटी का कोरिलेशन देखेंगे या स्पीच का कोरिलेशन देखेंगे, वो हमेशा हमको पुअर ही मिलेगा। मतलब जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर होता है वो हमेशा पुअर मिलेगा, इसका कोरिलेशन नहीं होगा। जो कि हमारा कोरिलेशन कुछ ऑथर जो रहते हैं +-12 भी बोलते हैं, कुछ ऑथर जो रहते हैं वो +-6 भी बोलते हैं। हमको कोरिलेशन देखने को नहीं मिलेगा किसमें, एएनएचडी के केस में। फिर हम उसका टिम्पैनोमेट्री देखते हैं। तो टिम्पैनोमेट्री में ए टाइप का टिम्पैनोमेट्री, यूजुअली ए टाइप का हमको टिम्पैनोमेट्री मिलता है। उसमें भी हमको ये इंडिकेट करता है कि उसको कोई किसी प्रकार का कोई मिडिल लेयर पैथोलॉजी नहीं। फिर इसके बाद में हम आगे बात करते हैं फोर्थ प्लेस के बारे में, अकॉस्टिक रिफ्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो अकॉस्टिक रिफ्लेक्स नॉर्मली हमको अब्सेंट मिलते हैं या फिर एलिवेटेड मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे एक दिमाग में एक मतलब क्वेश्चन आना चाहिए कि अकॉस्टिक रिफ्लेक्स जो रहता है वो हमारा मिडिल ईयर के बारे में बताता है। जैसे कि हमने टिम्पैनोमेट्री देखी, वो मिडिल ईयर के बारे में बता रही है, वो बोला ए टाइप आगा, मिडिल ईयर में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर अकॉस्टिक रिफ्लेक्स जो रहता है वो मेनली हमारा मिडिल ईयर की वजह से हमको देखने को मिलता है। मतलब वो मिडिल ईयर स्टिपिटियस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हमको अकॉस्टिक रिफ्लेक्स मिलता है। ये डिसऑर्डर हमारा इनर ईयर का, पर हमको मिडिल ईयर में भी हमारे अकॉस्टिक रिफ्लेक्स नहीं दिख रहे, जबकि हमारा मिडिल ईयर अच्छा है। मतलब कि जैसे हमने टिम्पैनोमेट्री देखे हमको ए टाइप का मिला, मतलब मिडिल ईयर में किसी प्रकार की कोई पैथोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे हमको अकॉस्टिक रिफ्लेक्स क्यों अब्सेंट मिल रही है, क्यों एलिवेटेड मिल रहा है, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे डायग्राम में मैंने बनाया हुआ हूँ, यहाँ पे देखो एम ई मतलब मिडिल ईयर हुआ, फिर आई मतलब इनर ईयर, उसके बाद में एट्थ नर्व गई हुई है, कोक्लियर न्यूक्लियस सीएन पे गई हुई है, फिर एसओसी पे गई हुई है। फिर एसओसी से हमने देखा है कि जो फेशियल नर्व है या फिर जो सेवंथ नर्व है वो आती है हमारी मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर में भी कहाँ पे, जो स्टोपीसियस मसल जो रहती है उस पर आके ये इनर्वेट करती है। कब करती है, जैसे कि हमारा जो साउंड आया मिडिल ईयर में गया, मिडिल ईयर से इनर ईयर, इनर ईयर से जब एट्थ नर्व में जाएगा, एट्थ नर्व से कोक्लियर न्यूक्लियस में जाएगा, फिर एसओसी में जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि ANHD में क्या होता है, इनर ईयर तक तो साउंड नॉर्मली जाता है, इनर ईयर तक कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है, जो हमारी नर्व है उसके ट्रांसमिशन में। मतलब IE जो लिखा है इनर ईयर, यहाँ तक साउंड आया है, पर जो नर्व रहेगा इसमें प्रॉपर साउंड नहीं जाता। मतलब जितना अमाउंट आया, जितना इंटेंसिटी आया, उतना प्रॉपर नहीं जाएगा। जब ये प्रॉपर साउंड नहीं जाएगा तो ये SOC पर प्रॉपर साउंड नहीं जाएगा। जब SOC तक प्रॉपर साउंड नहीं गया तो SOC जो हमारी रहती है फेशियल नर्व, उसको स्टिमुलेट नहीं करते कि भाई तुम जाओ और स्टिमुलेशन मसल पर काम करो। सबसे पहले हमको ये चीज़ जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि अकॉस्टिक रिफ्लेक्स आता क्यों है। तो अकॉस्टिक रिफ्लेक्स जो रहता है कि नॉर्मल फिनोमेना होता है। कब, जैसे कोई भी इंटेंस साउंड आया उससे हमारे इनर ईयर को डैमेज होने से बचाने के लिए ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। हर नॉर्मल इंडिविजुअल में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब लाउड साउंड आया तो हमारे स्टेपिडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। उससे क्या रहता है कि एक्सेसिव अमाउंट में जो साउंड हमारे इनर ईयर में जा रहा है वो रुक जाएगा। उससे क्या होगा, इनर ईयर का डैमेज जो होता है उससे प्रिवेंट करता है, डैमेज से बचाता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या मिलता है कि जो लाउड साउंड आया, पर जितना अमाउंट में साउंड आया उतना जो होगा हमारी नर्व से कोक्लियर न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, कोक्लियर न्यूक्लियस से SOC में नहीं जा पाएगा। जब SOC पे नहीं जा पाएगा तो SOC जो रहेगी वो हमारी सेवंथ नर्व को सिग्नल ही नहीं भेजेगी कि भाई तुमको कॉन्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि प्रॉपर सिग्नल ही नहीं जा रहा हमारी नर्व से, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी हमारी सेवंथ नर्व। तो उससे क्या होगा, हमको स्टोपिलियस रिफ्लेक्स यहाँ पे जो रहेगा वो अपसेंट मिलेगा या बहुत ज़्यादा एलिवेटेड देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में हम अगला केस बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो हम ऑटो अकॉस्टिक इमिशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे ANHD केस में हमको प्रेजेंट मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारा ऑटो अकॉस्टिक इमिशन जो रहता है वो हमारे आउटर एयर सेल्स पे कि उसमें देखने को मिलता है, या आउटर एयर सेल्स से हमको ये जनरेट होता है। तो उस वजह से वहाँ तक उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तक, तो वहाँ तक हमको इस वजह से हमको ऑटो अकॉस्टिक इमिशन अच्छे से दिखाई देगा। फिर हम जो उसकी AVR की बात करते हैं तो AVR क्या रहता है कि AVR या तो अपसेंट रहेगा या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रहेगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि AVR हमको अपसेंट ही देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी नर्व में दिक्कत है, इस वजह से हमको AVR अच्छे से दिखेगा ही नहीं। फिर हम इसमें अगला टेस्ट बैटरी के बाद अगला उसके बारे में बात करें, कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स के बारे में बात करते हैं। तो कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहती है, क्योंकि ये हमारी आउटर हेयर से जनरेट होती है। तो जो जैसे हमने पहले उसको देखा कि आउटर हमारे इनर ईयर या आउटर ईयर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। तो उस वजह से हमको जो आउटर हेयर सेल्स रहती है वो नॉर्मल है, इंटैक्ट है। इस वजह से हमको कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स जो रहती है वो दिखाई देगी। फिर हम एक अलग केस बैटरी करते हैं जिसको हम ASSR बोलते हैं। नॉर्मली ऐसा रहता है, ASSR का हम किसी प्रकार से डायग्नोसिस में हमारी कोई हेल्प नहीं करता, पर SSR जो रहता है इससे हम पर्सन का एक्चुअल में जो उसका हियरिंग मतलब थ्रेशोल्ड है वो हम निकाल सकते हैं। और उससे हमको हियरिंग मतलब जैसे हमने PTA से भी निकाला तो हम SSR से उस चीज़ को निकाल सकते हैं। PTA से जो रहता है बिहेवियरल तरीके से निकाला, और जो SSR है उससे हमने ऑब्जेक्टिव तरीके से निकाला। उससे ये हमको हेल्प मिलती है हेयरिंग एड को फिटिंग करने में, उस पर्सन को हेयरिंग एड का कितना बेनिफिट हो रहा या उसको कितना किस प्रकार से हम प्रोग्राम करें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इससे हमको ये SSR के थ्रू हमको पता चल जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ANHD के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया है। और थैंक यू गाइस।